नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। आज हम बात करेंगे बजट 2026 की। ये बजट बैंकिंग सेक्टर, आम जनता, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कैसे रहने वाला है, क्या कुछ बजट से उम्मीदें हैं, सब जानेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ बैंकिंग एक्सपर्ट, जाने माने बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी राणा जी। बहुत बहुत स्वागत अश्विनी जी आपका टीवी 9 पर। देखिए अश्विनी जी, जब भी ये महीना आता है और साल की शुरुआत होती है तो ये जिज्ञासा रहती है सबके मन में कि इस बार बजट में क्या कुछ होने वाला है। तो इस बार एज एन एक्सपर्ट अगर आपसे पूछूं, जनता की उम्मीदें क्या हैं बजट 2026 से? देखिए, जनता की उम्मीदें तो बिल्कुल निश्चित रूप से रहती हैं और रहनी भी चाहिए। उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए सरकार ने, मुझे लगता है फाइनेंस मिनिस्टर ने पर्टिकुलर अलग अलग सेक्टर के लोगों के साथ जो एक राउंड है बैठकों का वो कर लिया है। यानी उन्होंने सेक्टर के लोगों का, जनता का मन टटोला है कि भाई वो क्या चाहते हैं। अब बारी है सरकार की, फाइनेंस मिनिस्टर की, कि वो जनता की उन उम्मीदों पे कैसे उतरती है। तो निश्चित रूप से सरकार उतरना चाहेगी, क्योंकि पीछे भी सरकार ने बजट के बाद भी आप देखिए जीएसटी रिफॉर्म्स के रूप में कितना बड़ा एक राहत लोगों को दी और उसके बाद भी जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा। तो इस बार भी बजट में निश्चित रूप से सरकार का, देखिए हर बजट में एक दो सेक्टर को लेके एजेंडा रहता है। तो इस बार मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर एक सरकार के लिए एक एजेंडा हो सकता है। उसमें कुछ सरकार जो है घोषणा कर सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो अमालगामेशन मर्जर का मुद्दा चल रहा है। लेकिन बाकी जनता को जरूर मिलना चाहिए। जनता, लेकिन पिछली बार सरकार ने एक पहले से ही 12,75,000 तक की राहत टैक्स में दी है। लेकिन इस बार भी कोई लगता है कि सरकार कुछ इनकम टैक्स में भी कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहती है। तो वो किस तरह के रिफॉर्म्स होंगे? पिछली बार का जो टैक्स रिफॉर्म था वो इस हिसाब से भी था कि इस साल 1 तारीख से जो 8th पे कमीशन है वो ड्यू हो गया है। यानी वो मिलेगा चाहे 1 साल के बाद, लेकिन मिलेगा 1 जनवरी से लोगों को। तो उसके कारण से लोगों की सैलरी बहुत बढ़ जाएगी। अब सैलरी बढ़ जाएगी और सैलरी, बढ़ी हुई सैलरी टैक्स में चली जाए। इससे पहले ही सरकार ने पिछले साल वो 12 लाख की सीमा को बढ़ाया। और सरकार का जो राहत देने का जो उद्देश्य है वो भी ये है कि जनता के पास जेब में कुछ एडिशनल मनी हो, पैसा हो। यानी क्योंकि पैसा जनता के पास होगा तो ही वो कंज्यूम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी और उसके कारण रोजगार होंगे। यानी मल्टीपल इफेक्ट उसका आता है। तो सरकार ने वो एक चीज़ तो सोच ली है कि जनता को कुछ ना कुछ देना है। तो निश्चित रूप से इस बार भी जनता को तो मिलेगा ही, बाकी इंडस्ट्री के लिए, देश के लिए, और जो 2047 का टारगेट है, 2030 का टारगेट है, उसके हिसाब से भी बजट में निश्चित रूप से बहुत कुछ सरकार निश्चित रूप से करेगी। बिल्कुल, जिस तरह से सरकार का विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट हो सकता है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, देखिए पिछले कुछ बजट से हमने देखा है कि जो टैक्स स्लैब्स हैं उनमें लगातार बदलाव होता रहा है और बहुत बार जो है राहत देने की कोशिश आम लोगों को की गई है। तो इस बार भी आप कुछ टैक्स स्लैब्स में बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि जीएसटी में तो हमने देखा था, इनकम टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव देख रहे हैं इस बार? नहीं, मेरे को तो रिफॉर्म्स लगते हैं कि एक सरकार कोई बड़ा रिफॉर्म्स इनकम टैक्स में कर सकती है। अगर नहीं करती तो कम से कम कुछ जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनको राहत जरूर एटीसी के तहत मिलनी चाहिए नई रिजीम के बाद भी। कारण क्या है कि नहीं तो अगर आप वो राहत देनी छोड़ देंगे तो लोगों का एक जो हमारे देश के लोगों का एक कल्चर है इन्वेस्टमेंट करने का, अपनी करने का, वो ख़त्म होता जा रहा है। अब नहीं तो इंश्योरेंस में अगर पॉलिसी लेने से कुछ होता है, पीपीएफ के कारण होता है, या किसी भी ऐसी स्कीम के कारण जिसके उसको लाभ मिलता है, तो वो अगर उसको लाभ मिलना, वो भी एडिशनल उसको मिलना शुरू जाए, उसका जो वेटेज है, तो मुझे लगता है कि भाई सरकार का एक जहाँ एक टारगेट पूरा होगा वहाँ इन्वेस्टमेंट भी लोगों को जो उनका कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, तो इन्वेस्टर्स, निवेशकों के लिए कैसी राहत देखते हैं? क्योंकि देखिए एक
कोविड काल के बाद से अगर मैं देखूं, अगर डेटा भी देखा जाए तो कोविड काल के बाद से इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इन्हें कुछ राहत इस बार बजट में मिलते हुए आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मिलनी चाहिए, उनको राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो इकॉनमी है वो कंजम्पशन की तो है, लेकिन जो बचत की भी है। हम बचत जो करते हैं उसी के कारण वो बचत ही बैंकों में जाती है, फिर वही आगे रीफाइनेंस होती है। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जो साइकिल है उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार इंसेंटिवाइज करे उस बचत के लिए। नहीं तो क्या, अगर बचत हम जो वेस्टर्न इकोनॉमी के पीछे पड़ जाएंगे और जो नया कल्चर शुरू है कि क्रेडिट कार्ड से ले लो, मतलब खर्च करने वाला, तो खर्च करने के लिए लेकिन बचत भी ज़रूरी है। सरकार के पास नहीं तो फंड्स उस बचत से ही अवेलेबल होते हैं बहुत स्कीम्स के लिए और बैंकों को रिफाइनेंस करने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा इंसेंटिवाइज करने के लिए इस मुझे लगता है कि सरकार करेगी, तो क्योंकि लिमिट तो आपने पहले ही कर दी, उस लिमिट के अंदर ये कुछ और बेनिफिट देते हैं तो उसका भी लाभ लोगों को हो सकता है। बिल्कुल, ये बात इन्वेस्टर्स की हमने की, लेकिन किसान, गरीब और जो ग्रामीण भारत है उसके लिए देखिए, किसानों की लगातार बहुत सारी मांगे हैं जिन पर किसान लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। तो इस बार आप कौन सी बड़ी मांगे आप देख रहे हैं किसानों की? क्या वो जो एमएसपी का मुद्दा है उस पर कुछ बात हो बजट में? किसानों के लिए ये बजट किस तरह से देखते हैं आप? निश्चित रूप से भाई ऐसा है कि हर वर्ग चाहता है, लेकिन किसान भी एक बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में, वो भी कुछ सुविधाएं चाहता है। वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उनको जो है अपने प्रोडक्ट को जनता तक ले जाने की सुविधा मिले, वहाँ पर अपने लोकल एरिया में वो उस चीज़ को स्टोर कर सकें, ऐसी सुविधाएं मिले, और वहीं पर वो उसका कुछ आगे प्रोडक्ट को रीशेप कर सके, उसकी सुविधा मिले। लेकिन उसके साथ मुझे एक लगता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है एग्रीकल्चर का और किसान का, हालांकि वो बात कहते हुए ज़रूर एक लोगों को एक वो चुभन हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि सरकार का जो एक टैक्स कलेक्शन है उसको बढ़ाने के लिए सरकार टैक्स तो बढ़ाएगी नहीं। अब कलेक्शन बढ़ाने के लिए वो जो वर्ग एक छुटा हुआ है एग्रीकल्चर के नाम से, उसके ऊपर भी कोई रिफॉर्म्स होने चाहिए। यानी कोई ऐसा वर्ग जो कि बहुत ज़्यादा कमा रहा है या जिसके पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है या एग्रीकल्चर के नाम से बाकी जो काम कर रहा है, उसको भी इनकम टैक्स के दायरे में किसी एक वर्ग को लाने की ज़रूरत है। जरूर सिर्फ बड़े बड़े उसको आम किसान को उससे बाहर ही रखा जाएगा, और रखना ही चाहिए, क्योंकि वो बेचारा कमाता कितना है और खर्च कितना करता है। लेकिन जो एग्रीकल्चर के नाम पर करोड़ों रुपए खा रहे हैं, कमा रहे हैं और टैक्स के नाम पर कुछ नहीं देते, वो पूरी सरकार से सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो उनका भी कुछ सरकार को विचार करना चाहिए। बिल्कुल, और जिसे सरकार की ओर से कई सारी स्कीम गरीबों के लिए चलाई जा रही हैं, तो हर बार हम देखते हैं कुछ ना कुछ नया ऐलान होता है। एक तो फ्री राशन जो बांटा जाता है लोगों में, उस तरह की स्कीम्स आप देखते हैं इस बजट में कुछ बड़े ऐलान? देखिए, अभी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी ये जो जी राम जी वाला एक प्रोजेक्ट सरकार लाई है और उसके अंदर ही 25 दिन बढ़ाए हैं, तो वो 25 दिन के लिए भी उनको एक बड़ा बजट उसमें चाहिए होगा। और पिछले बजट में भी जितना बजट में प्रोविज़न था उससे ज़्यादा ही सरकार खर्च करती है। और बाकी ऐसी कोई हो सकता है कि कोई नई स्कीम चाहे महिलाओं के लिए या युवाओं के लिए कुछ ऐसी सरकार ला सकती है, क्योंकि हर बार सरकार का फोकस जो है एक वर्ग विशेष पे भी रहता है। तो इस बार किस वर्ग विशेष को वो ऐसी कोई सुविधा देती है वो समय बताएगा। अच्छा अश्विनी जी, एक तो देखिए जब भी बजट की बात होती है, अब आप भारत का जो बजट है उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। तो जो मौजूदा स्थितियां हैं, वैश्विक स्थितियां हों, उनकी अगर मैं बात करूं तो उन सब को देखते हुए इस बार का बजट आप कैसा देखते हैं? क्या वो ग्रोथ ओरिएंटेड रहने वाला है, फिजिकल डिसिप्लिन वाला रहने वाला है? किस तरह से आप देखते हैं एज एन एक्सपर्ट? मुझे लगता है सरकार जो है अभी ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस करेगी। उसके कारण से उसका ये सोच है कि भाई जो अलग अलग देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है और यूएस के साथ जो एक मुश्किल सी
खड़ी हुई और उसके बाद ग्रोथ की चिंता सरकार को निश्चित रूप से होगी और वो कौन कौन सेक्टर को इस बार वो पर्टिकुलर चुनते हैं कि जिसके ऊपर फोकस किया जाए और जिसकी ज़रूरत है। कारण क्या है कि वैसा कभी समय आता है क्योंकि इस साल में हो सकता है कि भाई ग्लोबली कुछ मंदी का दौर हो, लेकिन भारत के लिए सभी एजेंसियों ने जो प्रेडिक्ट किया है वो एक अच्छी जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्ट की है। तो उस प्रेडिक्शन को देखते हुए सरकार ग्रोथ ओरिएंटेड बजट पर विचार जरूर करेगी इस बार। देखिए, और युवाओं का खासकर ये सवाल रहता है कि रोज़गार का मुद्दा, ये एक अहम मुद्दा है, विपक्ष भी इसे लगातार उठाता है। और रोज़गार का, चाहे आप कोई भी चुनाव देख लीजिए, कि रोज़गार का मुद्दा जो है आमतौर पर आजकल हम देख रहे हैं कि जो नेताओं की ज़ुबान पर रहता है। तो रोज़गार के मुद्दे पर सरकार कुछ बड़े फैसले, देखिए सरकार का मुझे लगता है कि रोज़गार तो देने की योजना ज़रूर होगी, लेकिन सरकार का फोकस जो है कि रोज़गार देने की जगह स्वरोज़गार के ऊपर ज़्यादा फोकस है और वो हर साल उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है। भाई उनका चाहे लोन हो, लोन को बढ़ाना हो और जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको और इंसेंटिव देना। वो अगर इंसेंटिव देते हैं तो जो स्टार्टअप्स हैं जो लोगों को और रोज़गार दे रहे हैं उसके ऊपर कुछ इंसेंटिवाइज अगर सरकार करती है कि भाई अगर आपने इतने लोगों को रोज़गार दिया और इतना आपने काम किया तो आपको जो हम ये वाली सब्सिडी देंगे या ये टैक्स में बेनिफिट देंगे, तो उससे क्या होगा कि जहाँ एक ग्रोथ होगी, रोज़गार भी बढ़ेगा। क्योंकि जहां अगर किसी ने 5 को दिया है और 5 के कारण वो रोज़गार चला रहा है और अगर वो 10 को देता है तो एक एडिशनल अगर उसको सरकार को इंसेंटिवाइज करती है तो निश्चित रूप से 5 और लोगों को रोज़गार मिलने में एक और सुविधा होगी। एक देखिए, बैंकिंग सेक्टर की ही अगर मैं बात करूं तो क्या आप 2026 का ये जो बजट है इसमें बैंकिंग सेक्टर में कुछ सुधार देख रहे हैं, कुछ रिफॉर्म्स आने की ज़रूरत है? देखिए ज़रूरत सरकार को है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जो मर्जर कंसोलिडेशन की सरकार बात कर रही है कि भाई 4 बैंक हम बनाएं बाकियों को मर्ज कर दें, क्योंकि 2008 की वर्ल्ड में जो एक मंदी थी और बड़े बड़े बैंक ही कोलैप्स हुए थे, इसके बाद भी अगर सरकार उस ओर जाना चाहती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। कारण क्या कि सरकार की अपनी एक नीति है और वो उसमें वो करेगी। लेकिन मुझे लगता है उसके साथ साथ अगर सरकार, क्योंकि बैंकों में अगर आज देखें तो डिपॉजिट की ग्रोथ कम है और क्रेडिट की डिमांड और ग्रोथ ज़्यादा है। अब उसको पूरा करने के लिए या तो वो एफडीआई को लाए या सरकार उसमें कुछ शेयर करे तो बैंकों को डिपॉजिट और मिलता रहे और ग्रोथ बढ़े। उसके लिए मैंने वित्त मंत्री को कुछ सुझाव भेजे हैं कि भाई जो अभी तक 5 लाख रुपए की आप गारंटी देते हो डिपॉजिट पे, वो गारंटी को आप बढ़ाइए तो उससे बैंकों को लगता है कि हमारी कास्ट बढ़ेगी। तो हम कहते हैं कि अगर आपकी कास्ट बढ़ेगी तो आप ग्राहकों के लिए एक डिपॉजिट इंश्योरेंस शुरू कर दीजिए। यानी 5 लाख से ऊपर चाहे मेरा 1 करोड़ है 10 लाख है, उसके ऊपर मैं एक नॉमिनल प्रीमियम देकर अपना डिपॉजिट को इंश्योर कर सकता हूँ, गारंटी कर सकता हूँ। तो निश्चित रूप से जो पैसा लोग बैंकों से निकाल के दूसरी जगह डालते हैं वो बैंकों में रहेगा। दूसरा, सेविंग में जो इंटरेस्ट एक्रूड होता है उसको टैक्सेबल ना माना जाए, उसको टैक्स से छूट दे दी जाए, क्योंकि सेविंग में बहुत कम पैसा लोगों का रहता है और छोटे छोटे खाते भी रहते हैं, तो उनको आप टैक्स से एक्सक्लूड कर दीजिए। और एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसमें भी अगर आप कैपिटल गेन का बेनिफिट दे देते हैं तो क्योंकि ज़्यादातर एफडी जो है वो रिन्यू होती हैं 1 साल के बाद 2 साल के बाद कंटिन्यूस रहता है, तो ऐसा कोई कितने साल तक अगर वो रिन्यू होता रहता है तो उसको कुछ कैपिटल गेन का बेनिफिट मिल जाए तो उसको टैक्स में इनकम टैक्स उसमें नहीं लगेगा। तो निश्चित रूप से वो चाहे सीनियर सिटीजन हैं या दूसरे लोग हैं वो बैंक में अपनी एफडी कंटिन्यू रखेंगे और जो बैंक का डिपॉजिट है वो भी मेंटेन भी रहेगा और बढ़ेगा। तो उससे डिपॉजिट बढ़ने से ही बैंकों का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा, क्रेडिट की जो डिमांड है वो पूरी कर पाएंगे। जी, और अगर इनकम टैक्स की ही बात करें, अगर उसमें कोई बदलाव होता है तो उससे आप देख रहे हैं कि बैंकों में डिपॉजिट और निवेश उससे भी जो है बढ़ सकता है? हाँ बिल्कुल बढ़ता है ना भाई। मैं अपना कोई चाहे पेंशन लेता हूँ या सैलरी लेता हूँ या हाउस इनकम है और उसके बाद मेरे को एफडी से जो इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर टैक्स के कारण से मेरा 12 लाख से ऊपर हो रहा है तो मेरे लिए मुश्किल हो रही है। तो इसलिए अगर वो कैपिटल गेन की स्थिति में फिक्स डिपॉजिट आ जाता है तो मुझे और राहत मिलेगी और मैं जो पैसा जो है बैंक में निश्चित रूप से अपना
मेंटेन रखूँगा बल्कि बढ़ाऊँगा भी। बिल्कुल। और जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे थे, हमने बहुत पिछले कुछ समय में देखा निजीकरण का एक ट्रेंड रहा है, तो क्या ये जो बजट है 2026 का, इसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण का भी कोई संकेत आ सकता है? नहीं, बैंकों को सरकार मेरे हिसाब से निजीकरण की ओर नहीं लेके जाएगी और लेके भी नहीं जाना चाहिए। सरकार अपना स्टेक कम करना चाहती है। सरकार अब जो है किसी बैंक में 70, 80, 90% का स्टेक है तो उसको कम करना चाहती है। उसमें कुछ बैंकों में किया है कम, स्टेट बैंक में भी उन्होंने अपना स्टेक कम किया है, वो तो चलो समझ आता है। लेकिन जो FDI की जो लिमिट है वो बढ़ाना चाहती है, तो वो सारी चीज़ें ऐसी रहें कि सरकार का जो मंशा है कि कंट्रोल सरकार का रहे। तो सरकार का कंट्रोल तभी रह सकता है कि सरकार के पास कितना उसका जो है शेयर है, और FDI आने के बाद और शेयर FDI का बढ़ेगा तो वो लोग भी चाहेंगे कि इन्वेस्टर हमारा भी वहाँ पर बोर्ड में स्टेक हो। तो वो बोर्ड का स्टेक जो है, बोर्ड का कंट्रोल जो है, अगर सरकार के पास नहीं होगा तो वो निजीकरण की ओर जाता ही दिखाता है। बिल्कुल। और अगर हम MSME सेक्टर की बात करें तो लोन्स में या फिर जो दूसरी राहतें हैं वहाँ आप कुछ बढ़ता देख रहे हैं, क्योंकि सरकार का जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि इस पर रोज़गार पर एक फोकस है, तो उनके लिए भी यहाँ पर लोन की बात करूँ या दूसरे जो राहतें हैं वो मिल सकती हैं? बिल्कुल, MSME तो सरकार के लिए इस समय जो है एक प्रायोरिटी है, और उसके लिए कुछ ना कुछ समय समय पर भी इंसेंटिव देती रहती है सरकार। तो वो भी अभी कुछ ना कुछ देगी, और उसमें भी मैं कह रहा हूँ कि भाई जो MSME ज़्यादा रोजगार देते हैं उनको भी कुछ इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाए तो वहाँ रोजगार भी और बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री है उसको भी कुछ इंसेंटिव मिले तो दोनों चीज़ों से रोजगार भी मिलेगा और ग्रोथ भी होगी। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने जिक्र किया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री है उसको इंसेंटिव दिया जाए, क्योंकि देखिए हमने देखा था हाल ही के जो समय में पिछले कुछ 3-4 महीनों में, 6 महीनों में, चाहे वो ट्रम्प टैरिफ हो, हालांकि जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कई सारे देशों के साथ FTAs साइन किए गए और बहुत सारे देशों के साथ FTA पर बात हो भी रही है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री को जो है कुछ इंसेंटिव यहाँ पर देना मुझे लगता है कि ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, क्या है कि एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्री है उसको इंसेंटिव किसी भी रूप में दें सरकार, तो उससे दोनों चीज़ों का लाभ होगा। एक तो यहाँ अपने रोज़गार भी होगा, GDP ग्रोथ भी होगी, इकॉनमी भी बढ़ेगी, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके कारण से हमारा जो फॉरेन रिज़र्व है वो भी बढ़ता है। तो फॉरेन रिज़र्व भी बढ़ता रहे, हमारा फॉरेन रिज़र्व ऐड होता रहे, तो वो एक बहुत ज़रूरी है। और आस्ता आस्ता जो है वो दूसरे देशों के साथ, हालांकि लोकल करेंसी की बात चल रही है, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ना और बढ़ाना दोनों ही सरकार की प्रायोरिटी हो सकती हैं। कर्मचारियों की अगर हम बात करें, सरकार के कर्मचारियों की बात करें, तो 8th पे कमीशन, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत इंतज़ार है कर्मचारियों का। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि 31 दिसंबर 2025 तक जो 7वां वेतन आयोग था वो समाप्त हो गया, और इसके बाद से 8वां वेतन आयोग लागू हुआ है। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं आए हैं, और अभी बहुत सारी जो हैं बहुत काम बाकी है, रिपोर्ट आना बाकी है, तो इसमें भी समय लगेगा। लेकिन कितना इंतज़ार आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों या दूसरे जो कर्मचारी सरकारी, उन्हें देखने को मिलेगा? देखिए कि वो 1.5 साल का उनका कार्यकाल है कि भाई 1.5 साल में उनको देना है, लेकिन उम्मीद है कि इस बजट में अगर सरकार कोई उसका प्रोविज़न करती है 8th पे कमीशन के लिए, तो निश्चित रूप से लगेगा कि भाई सरकार थोड़ा जल्दी उसको दे सकती है। लेकिन फिर भी क्या है कि क्योंकि कुछ राज्यों के इलेक्शन और कुछ सेंटर के इलेक्शन लोकसभा के, वो सारी चीज़ें देखते हुए भी सरकार का एक रहता है। लेकिन फिर भी वो जो उसका पीरियड है उसके अंदर अंदर सरकार निश्चित रूप से उनको देगी, और सरकारी कर्मचारियों को मतलब उनके अनुरूप जो है वो मिलेगा, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन अश्विनी जी, ये एक सवाल रहता है, क्योंकि देखिए
जो अभी तक का जो पे कमीशन का ट्रेंड रहा है वो एरियर बैकडेट से ही मिलता है। इस हिसाब से एरियर 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि बजट में कुछ कर्मचारियों के लिए घोषणा की जा सकती है, या फिर ये जो काम जो है पे कमीशन के पास ही रहेगा? नहीं, वो तो पे कमीशन ही करेगा। मैंने कहा कि भाई हो सकता है कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं उसको बजट में उसके लिए प्रोविजनिंग सरकार कर सकती है, लेकिन वो चाहे घोषणा हो ना हो 1 जनवरी 2026 से ही जो अभी तक का ट्रेंड है उसके अनुसार ही उनको मिलेगा, एरियर भी मिलेगा और नई जो सैलरी भी वो उसी हिसाब से मिलेगी। तो इसलिए सरकारी कर्मचारियों को तो कम से कम केंद्रीय कर्मचारियों को तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पर कभी कभी जो है स्टेट गवर्नमेंट उस पे कमीशन को अनाउंस करते हुए या इम्प्लीमेंट करते हुए समय लगा देती हैं, लेकिन वो भी जब सरकारों के राज्यों के इलेक्शन रहते हैं तो उससे पहले हर सरकार चाहती है कि भाई हम अपने कर्मचारियों को कुछ ना कुछ दे दें। हालांकि वो एक बहुत बड़ा बर्डन होता है सरकार पर, लेकिन सरकार उसको कोशिश करती है। बिल्कुल। अगर एज एन एक्सपर्ट आपसे पूछूं मैं कि इस बार देखिए हमेशा बजट को ऐसा तोला जाता है कि किस वर्ग को क्या मिला, किसे ज़्यादा जो है खुश करने की कोशिश की गई। तो इस बार के बजट को आप कैसे देखते हैं कि किस वर्ग पर सरकार ज़्यादा ध्यान देने वाली है, कहाँ ज़्यादा? देखिए, वैसे तो सरकार का हर वर्ग को कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन मुझे लगता है इस बार एक्सपोर्ट को फोकस, एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस और एमएसएमई पे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसके कारण ग्रोथ, रोजगार, मतलब सारी चीज़ें ही जो है उसके कारण से मिल जाती हैं। तो ये 2 सेक्टर हो सकते हैं कि जिसके ऊपर सरकार का फोकस हो। जी, और हर बार जब बजट आता है तो हमारा जो एनालिसिस होता है वो सबसे पहले यही होता है कि क्या महंगा हो रहा है, क्या सस्ता हो रहा है। पिछले कुछ सालों के अगर ट्रेंड देखें तो इस बार आप क्या देखते हैं कि बजट के बाद क्या महंगा होता देखेंगे, क्या सस्ता होता देखेंगे? क्योंकि देखिए जीएसटी जो स्लैब्स हैं वो कम करने का ऐलान तो उन्होंने पहले ही कर दिया है, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क देखते हैं बजट में? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि भाई जो जीएसटी में कुछ, जीएसटी में इस बजट में मुझे लगता नहीं है कि फर्दर कुछ किया जाएगा। हाँ, सरकार का जीएसटी के ऊपर आने वाले सालों में ज़रूर रिफॉर्म्स और लाने की योजना हो सकती है, लेकिन इस बजट में जीएसटी के ऊपर कुछ ज़्यादा कुछ करके वो किया जाएगा। हाँ, हो सकता है किसी इंडस्ट्री को और जो है मौका देने के लिए या बूम करने के लिए सरकार उसमें कुछ ना कुछ पैकेज या इस तरह की चीज़ ला सकती है, जिसके कारण से कुछ सस्ता महंगा हो सकता। जी, आप बैंकिंग के एक्सपर्ट हैं, एक लंबा अनुभव आपके पास इस क्षेत्र का है। अगर मैं कहूं कि सिर्फ बैंकिंग के लिहाज से नहीं, ओवरऑल इस बजट में आप जो बदलाव चाहेंगे, आप जो रिफॉर्म्स चाहेंगे, एज एन एक्सपर्ट आप क्या देखते हैं कि होने चाहिए? क्या सुझाव आपके रहेंगे? नहीं, मेरा तो यही है कि भाई सरकार का जो फोकस है टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के ऊपर भी रहना चाहिए कि भाई जनता पर, मिडिल क्लास पे बोझ भी ना पड़े और टैक्स का कलेक्शन भी बढ़े, क्योंकि अगर टैक्स का कलेक्शन नहीं होगा तो सरकार जो है फिर लोन लेगी और फिर वो डेफिसिट में जाएगी। तो उसके साथ साथ जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी और बढ़ाने की अभी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे, हालांकि चाहे रोड्स हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे ट्रेन्स हो, सब में हो गया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारा सेक्टर एरिया ऐसा जो बचा हुआ है जिसके ऊपर कि अगर उनका फोकस रहता है तो उससे जो है ओवरऑल जो ग्रोथ भी होती है और वो जो खर्चा होगा उसके कारण रोज़गार भी मिलता है। बिल्कुल, आपने बात की कि टैक्स का दायरा जो है बढ़ाया जाना चाहिए, और लेकिन इसका बिल्कुल ऑपोजिट रहता है कि अगर टैक्स का दायरा बढ़ाया जाएगा तो डिपॉजिट में कमी तो नहीं आएगी? अगर टैक्स का दायरा अगर बढ़ाएंगे तो क्या वो बिल्कुल ऑपोजिट नहीं हो जाते? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो, मैं पहले ही बैंकिंग के जो टैक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट को जो है दूसरा लॉन्ग टर्म बेनिफिट टैक्स गेन का देकर जो है आप जो है डिपॉजिट को अपना बढ़ा सकते हैं। उससे ये होगा कि भाई आपका टैक्स कलेक्शन वहाँ पर थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आपके पास एक सफिशेंट लिक्विडिटी बैंकों के पास होगी,
जो है फाइनेंस करने के लिए, क्रेडिट देने के लिए। जी, और बैंकिंग सेक्टर को दुरुस्त करने के लिए आप क्या चाहेंगे कि आपने अभी जिक्र किया था 3 सुझावों का, इनके अलावा या इसी को अगर एलैबोरेट करना चाहें बैंकिंग सेक्टर को फोकस करते हुए कि इस बजट में बैंकिंग सेक्टर क्या उम्मीद कर रहा है? देखिए, बैंकिंग जो सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। कारण क्या है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर आज दबाव में है वर्कफोर्स पे बहुत दबाव है, और सरकार को बैंकिंग ही करवानी चाहिए। जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बैंकों से भिजवाए जाते हैं, सरकारी स्कीम्स हैं, वो भी बैंक लागू करें, तो उसके लिए वर्कफोर्स भी वहाँ पर चाहिए। आप सब कुछ बैंक से करवाना चाहते हैं, लेकिन बैंक के लिए, उसके लिए बैंक में उतने वर्कफोर्स की ज़रूरत है, तो उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी और बैंकों का जो काम है वो भी स्मूथ होगा, ड्यू डिलिजेंस होगी, लोगों पे प्रेशर नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, बैंकों की सेहत में भी सुधार होगा, कर्मचारियों की सेहत में भी सुधार होगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सारी उम्मीदें इस बजट से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बैंकिंग सेक्टर का पक्ष रखा और ओवरऑल जनता के साथ अपने विचार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी राणा जी, TV9 से जुड़ने के लिए। आपने सुना बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी राणा जी को, जिन्होंने बताया कि इस बार जनता की क्या उम्मीदें हैं और सरकार किस तरह से कोशिश करेगी कि जो उनका लक्ष्य है 2047 विकसित भारत का, उसके लिहाज से ये जो बजट है तैयार किया जाए और बैंकिंग सेक्टर में क्या सुधार की ज़रूरत है, हमने वो भी जाना। आपके कोई विचार हैं, कोई सुझाव हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं इस बजट से, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।